नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम सॉल्यूशंस का पार्ट 4 पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने कंसंट्रेशन टर्म्स और उन पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल बनते थे उस टाइप के न्यूमेरिकल हमने कवर किए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। तो इसमें सबसे पहले देखिए एक टर्म आती है डिसोल्यूशंस। डिसोल्यूशन क्या होता है? मान लिया आपने कोई सॉल्वेंट लिया है, ठीक है। इस सॉल्वेंट में आप कोई सोल्यूट क्या कर रहे हो? डिजोल्व कर रहे हो। कोई सोल्यूट क्या कर रहे हो? डिजोल्व कर रहे हो। सोल्यूट का डिजोल्व होना सॉल्वेंट के अंदर क्या कहलाता है? डिसोल्यूशन। द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग ए पार्टिकुलर सोल्यूट इन ए सॉल्वेंट इज नोन एज व्हाट? डिसोल्यूशन। किसी भी सोल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाना? डिजोल्व हो जाना क्या कहलाता है? डिसोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। अब आपने सोल्यूट को डिजोल्व करना स्टार्ट कर दिया, ये सोल्यूट क्या होता जाएगा? सोल्वेंट के अंदर डिजोल्व होता जाएगा, ठीक है। एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये सोल्यूट क्या है? डिजोल्व होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। उस टाइम पे क्या होता है? सोल्यूट के पार्टिकल्स जो सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के पार्टिकल इनके साथ कोलाइड करते हैं, कोलाइड करके क्या हो जाते हैं? सेपरेट आउट हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। सेपरेटिंग आउट ऑफ दी सोल्यूट पार्टिकल। सोल्यूट पार्टिकल जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो क्या हो जाएंगे? सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो मीन यहाँ पे दो प्रोसेस चलेगी, एक डिसोल्यूशन और एक क्रिस्टलाइजेशन। स्टार्टिंग में क्या था? डिसोल्यूशन का रेट हाई था। स्टार्टिंग में क्या था? डिसोल्यूशन का रेट हाई था। टाइम के साथ डिसोल्यूशन का रेट कम होगा और क्रिस्टलाइजेशन का रेट बढ़ेगा, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन का रेट क्या होगा? बढ़ेगा और डिसोल्यूशन का रेट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। एक पॉइंट पे दोनों रेट क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। दोनों रेट क्या हो जाएंगे? इक्वल। उस टाइम पे आपका अनडिजोल्ड सॉल्यूट और डिजोल्ड सॉल्यूट क्या होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे। डिजोल्ड सॉल्यूट और अनडिजोल्ड सॉल्यूट क्या होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे। और सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की मात्रा क्या होगी? मैक्सिमम होगी। उससे ज़्यादा सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट नहीं हो सकता। उस सॉल्यूशन को हम कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्ड। नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्ड। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम और सोल्यूट क्या नहीं कर सकते? डिजोल्व नहीं कर सकते पार्टिकुलर टेम्परेचर पर। पार्टिकुलर टेम्परेचर पे टेम्परेचर को हमें फिक्स रखना होगा। यदि टेम्परेचर को चेंज कर देंगे तो सोल्युबिलिटी क्या होगी? चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो पार्टिकुलर टेम्परेचर पे वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? आपका सैचुरेटेड कहलाएगा। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सोल्यूट डिजोल्व ना हो। मीन कहने की बात यह है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की अमाउंट जो होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी, ठीक है, पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। तो अब सोल्युबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? सोल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। सोल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड एट एनी टेम्परेचर इज डिफाइंड एज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट टू प्रिपेयर ए 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। टू प्रिपेयर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। टू प्रिपेयर कह दो या टू क्या कह दो? फॉर्म। टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी इज नथिंग बट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। किसी भी सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट जो 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं? डिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है, ताकि सॉल्यूशन हमारा कैसा बन जाए? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया और उसमें सॉल्यूट डालते जाएं तब तक डालते जाएं जब तक वो घुलना क्या ना हो जाए? बंद ना हो जाए। उस टाइम पे जितना सॉल्यूट आपने डिजोल्व कर दिया वो क्या कहलाएगा? उसकी सोल्युबिलिटी कहलाएगा। दैट इज नोन एज व्हाट? सोल्युबिलिटी, ठीक है। तो सोल्युबिलिटी और जो सॉल्यूशन होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है? जिसके अंदर हम मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या कर सकते हैं? डिजोल्व कर सकते हैं। जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन जाएगा तो उस टाइम पे दोनों प्रोसेस का रेट, डिजोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का रेट क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाता है। जितना सॉल्यूट आप डालोगे उतना ही क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे समझते हैं, मान लिया 5 ग्राम सोल्यूट डिजोल्व हुआ और सॉल्यूशन कैसा बन जाता है? सैचुरेटेड। इसके बाद आपने क्या किया? 1 ग्राम सोल्यूट और डाल दिया।
1 ग्राम सॉलिड डिजोल्व हो जाएगा, बट 1 ग्राम वापस क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा। सॉल्यूशन के अंदर अमाउंट कितनी रहेगी, हमेशा 5 ग्राम ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। इसीलिए इस सॉल्यूशन को कौन सा बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग दी सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। कौन कौन से फैक्टर है जो सॉलिड की सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। फर्स्ट जो फैक्टर है क्या है, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। एक सिंपल सी बात है, लाइक डिजोल्व लाइक, मीन क्या हुआ, पोलर जो सोल्यूट है आपका वो किस में डिजोल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, दीज टाइप ऑफ साल्ट विच आर आयनिक साल्ट, दे डिजोल्व मोर इन वाटर। H2O के अंदर क्या होंगे, डिजोल्व होंगे, क्योंकि H2O क्या एक बेस्ट पोलर क्या है आपका, सोलवेंट है। ठीक है, बेस्ट पोलर क्या है, सोलवेंट। इसके अलावा क्या है, लिक्विड अमोनिया, ठीक है, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, दीज आर आल्सो द सम पोलर सोलवेंट। तो जितने भी पोलर सब्सटेंस होंगे वो पोलर के अंदर क्या होंगे, डिजोल्व होंगे। और नॉन पोलर सब्सटेंस किस में डिजोल्व होंगे, नॉन पोलर सब्सटेंस किस में डिजोल्व होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टोल्यूइन, ठीक है, इनमें नॉन पोलर सब्सटेंस जैसे कि आपका नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, इस प्रकार के जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है मेनली, वो क्या नॉन पोलर सब्सटेंस किस में डिजोल्व होंगे, नॉन पोलर के अंदर ही क्या होंगे, डिजोल्व होंगे। और पोलर और नॉन पोलर का मीनिंग क्या होता है, पोलर मीन जिसके ऊपर चार्ज सेपरेशन हो, जिसके ऊपर क्या हो, चार्ज सेपरेशन हो, जैसे Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। वाटर है, वाटर इज दैट OH, ऑक्सीजन पे क्या होगा, स्लाइट नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे क्या होगा, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की ओर होगा, इसलिए क्या है, हालांकि कोवलेंट मॉलिक्यूल है, बट कैसा है, पोलर है। कैसा है, पोलर, बिकॉज देयर इज पोल्स, पोल क्रिएट हो जाते हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ द एटम्स। ठीक है, तो पोलर पोलर में डिजोल्व होता है, और नॉन पोलर किस में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर के अंदर क्या होगा, डिजोल्व होगा। इसी में एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे कॉमन साल्ट है, सोडियम क्लोराइड है, उसकी सोल्युबिलिटी शुगर की सोल्युबिलिटी से क्या होती है, वाटर के अंदर ज़्यादा होती है, बिकॉज सोडियम क्लोराइड इज आयनिक एंड शुगर इज ए कोवलेंट कंपाउंड। शुगर कम डिजोल्व होगी वाटर के अंदर, और नमक क्या होगा, सोडियम क्लोराइड क्या होगा, ज़्यादा डिजोल्व होगा। अब क्या है, एक्सप्लेनेशन करते हैं सोल्युबिलिटी की, आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्यों डिजोल्व होते हैं, ये आज हमें पढ़ना है अभी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सोल्युबिलिटी। तो जैसे हम सोडियम क्लोराइड को लिखते हैं, सोडियम और क्लोराइड, ठीक है, ये जो है ये किसको शो कर रहा है, Na पॉजिटिव को, और ये जो है किसको शो कर रहा है, क्लोराइड आयन को। हमने बड़ा क्यों बनाया, क्योंकि अनायन का साइज कटायन से क्या होता है, बड़ा होता है। और पोलर सॉल्वेंट वी हैव टेकन वाटर, वाटर को हम ऐसे लिख सकते हैं OH। ठीक है, देयर इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड, नेगेटिव एंड है और कौन सा एंड है, पॉजिटिव एंड है। तो वाटर को हम इस तरह से लिखेंगे, ये वाला एंड क्या होगा, नेगेटिव, और ये वाले एंड क्या होंगे, पॉजिटिव एंड हो गए। तो जब वाटर के अंदर क्यों डिजोल्व करोगे, देयर विल बी द इंटरेक्शन, इंटरेक्शन होगी किस किस का, जो ये आपका मॉलिक्यूल है इसका पॉजिटिव एंड है, ठीक है, और एक नेगेटिव एंड है। इस पॉजिटिव आयन की ओर क्या आएगा, आपके सॉल्वेंट का नेगेटिव एंड आएगा, और नेगेटिव एंड की ओर क्या आएगा, पॉजिटिव एंड आएगा। तो सिचुएशन में भी लाइक दैट, इस तरह की सिचुएशन होगी सॉल्यूशन में। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गए, इस साइड क्या होगा, इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। ये क्या आपकी ऑक्सीजन है, ये क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, इस प्रकार इसको क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। और नेगेटिव आयन की ओर ये कैसे अप्रोच करेंगे, लाइक दैट, इस प्रकार से क्या करेंगे, ये अप्रोच करेंगे। ठीक है, स्लाइड पॉजिटिव, सभी कार्बन हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज है, स्लाइड पॉजिटिव। और इन आयन के बीच की जो इंट्रैक्शन है, इस इंट्रैक्शन को कौन सी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है। इस इंट्रैक्शन को हमें वीकन्स करना, कमज़ोर करना, इनको सेपरेट आउट करना है। ठीक है,
तो ये क्या करेंगे, आयंस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इन आयंस को अपनी ओर क्या करते हैं, पुल करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वैसे तो बोलते हैं सोलिवेशन, बट वाटर जब यूज किया जाता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। जब ये वाटर का मॉलिक्यूल इस आयन पे आगे जुड़ेगा, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन। और ये कौन सी प्रोसेस है, कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है हाइड्रेशन। ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है। अब क्या है, इस मॉलिक्यूल को बीच की ये इंटरेक्शन हमने खत्म करनी है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इनके बीच की ये इंटरेक्शन खत्म करनी है। एक आयनिक मॉलिक्यूल को, उसको आयन में तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कौन सी है, लेटिस एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है, लेटिस एनर्जी। ठीक है, कौन सी एनर्जी है, लेटिस एनर्जी। तो हमें क्या है, इस लेटिस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इस लेटिस एनर्जी के बराबर एनर्जी क्या है, हमारे पास होनी चाहिए, तभी क्या है, ये क्या होगा, आपका जो सोल्यूट है सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होगा। और दूसरी एनर्जी, ये एनर्जी आएगी कहाँ से, हाइड्रेशन से आएगी। कहाँ से आएगी, हाइड्रेशन से। जब ये मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल इसको अप्रोच करेंगे, इसके साथ कनेक्टेड होंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। ठीक है, तो हाइड्रेशन से जो एनर्जी रिलीज होगी, तो हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन, हाइड्रेशन की जो एनर्जी है किससे ज़्यादा होनी चाहिए, आपकी लेटिस एनर्जी से। किससे ज़्यादा होनी चाहिए, लेटिस एनर्जी से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, तभी सोल्यूट क्या होगा, इसके अंदर डिजोल्व होगा, नहीं तो डिजोल्व नहीं होगा। और जब ये सेपरेट आउट हो जाते हैं, ये कटायन है, इस कटायन के चारों क्या होंगे, देयर विल बी द वाटर मॉलिक्यूल्स, देयर विल बी वाटर मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली अनायन है, अनायन के चारों क्या होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। एक एनवलप, एक लिफाफे की तरह कार्य करते हैं, एक सीट बना लेते हैं आयंस की। यदि ये नहीं बनेगा तो ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोबारा क्या हो जाएंगे, रिकम्बाइन कर जाएंगे। रिकम्बाइन क्या है, कर जाएंगे। इसलिए क्या है, एक एनवलप, एक सीट बना लेते हैं आयंस के चारों ओर। तो हमने क्या देखा भाई, ये हुई हाइड्रेशन एनर्जी। यदि लेटिस एनर्जी से ज़्यादा है तो सोल्यूट क्या होगा, डिजोल्व होगा, नहीं तो डिजोल्व नहीं होगा। और हमें पता है हाइड्रेशन एनर्जी कैसी प्रोसेस है, वैसे इसको सोल्वेशन बोलते हैं। यदि हम वाटर सॉल्वेंट यूज़ किया तो क्या बोलेंगे, इसको हाइड्रेशन। हाइड्रेशन एनर्जी किससे ज़्यादा होनी चाहिए, लेटिस एनर्जी से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये डिजोल्व हो जाएगा, नहीं तो डिजोल्व नहीं होगा। ठीक है, अब इस केस में क्या, हाइड्रेशन एनर्जी लेटिस एनर्जी से ज़्यादा है, तो सोडियम क्लोराइड क्या वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार हम सोल्युबिलिटी को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है सेकंड जो फैक्टर है, टेम्परेचर है। सेकंड जो फैक्टर क्या आपका, टेम्परेचर है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्युबिलिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्युबिलिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी। फर्स्ट, इसमें 3 केसेस है। फर्स्ट केस क्या है, those substances whose solubility increase with increase in temperature। जैसे कुछ साल्ट है, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया, और क्या है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड। इस प्रकार के जो साल्ट्स है, इनको जब डिजोल्व किया जाएगा वाटर के अंदर, तो इनकी सोल्युबिलिटी क्या होती है, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, बिकॉज इनका जो डिजोल्यूशन प्रोसेस है, इनका जो डिजोल्यूशन प्रोसेस है वो किस प्रकार का है, एंडोथर्मिक है। किस प्रकार का है, एंडोथर्मिक। सोल्यूट प्लस सोलवेंट प्लस हीट दैट विल मेक सॉल्यूशन। इनका जो डिजोल्यूशन प्रोसेस है कैसा है, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होते हैं, जिसमें क्या हो, हीट क्या हो, हीट क्या हो, कंज्यूम होती हो, हीट क्या हो, कंज्यूम होते हैं। हमें हीट देनी पड़ेगी रिएक्शन को करवाने के लिए। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट रिलीज होती हो, हीट क्या होती हो, रिलीज होती हो। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है इनका। ठीक है, तो टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर के साथ इसके ऊपर कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, हम ली स्टेलियर प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। ली इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर ये आता है प्रिंसिपल, क्लास +1 के अंदर CHATELIER ली चैटेलियर प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, यदि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है और आप टेम्परेचर, प्रेशर
और कंसंट्रेशन को क्या कर देते हो, चेंज कर देते हो। यदि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है और आप टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन को चेंज कर देते हो तो ये रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में आपका चेंज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। यदि मान लो आपने ए की कंसंट्रेशन बढ़ाई है तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में ए की कंसंट्रेशन घटेगी, मीन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ए की कंसंट्रेशन तो तभी घटेगी जब ए रिएक्ट करके क्या बनाएगा, बी बनाएगा। इसी प्रकार टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में क्या टेम्परेचर कम हो रहा मीन हीट कंज्यूम हो रही होगी। तो इस रिएक्शन इस पे अप्लाई करते हैं। टेम्परेचर बढ़ाया मीन हमने सिस्टम में क्या दी, हीट दी है। ठीक है, तो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या, सिस्टम में हमने क्या दी, हीट दी है। तो इसमें क्या होगा, तो रिएक्शन देखो कंज्यूम कौन सी डायरेक्शन में हो रही है, हीट फॉरवर्ड में, और निकल कौन सी में रही है, बैकवर्ड के अंदर। टेम्परेचर बढ़ाया है हमने तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, इट विल गो इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि हमने हीट दी है तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी इस डायरेक्शन में हीट कंज्यूम हो रही हो। कंज्यूम कौन सी डायरेक्शन में हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगी। तो टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो इनकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो सोल्युबिलिटी क्या हुई, इंक्रीज होगी टेम्परेचर के साथ। क्यों हुई, क्योंकि हमने एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है और जब लीडस्चेयर प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, हीट दी हमने तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में हीट क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है, दो साल्ट, ऐसे साल्ट जिनका डिजोल्यूशन प्रोसेस कैसा हो, एक्जोथर्मिक हो। कैसा हो, एक्जोथर्मिक हो। जैसे लिथियम कार्बोनेट है, लिथियम कार्बोनेट है। सेकंड क्या है, दैट में भी सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 मोनोहाइड्रेटेड। इन साल्ट का जो डिजोल्यूशन प्रोसेस है कैसा है, एक्जोथर्मिक है। ऐसे साल्ट का जो डिजोल्यूशन प्रोसेस है कैसा है, एक्जोथर्मिक है। एक्जोथर्मिक है तो क्या होगा, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, ये मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे और क्या जनरेट करेंगे, हीट जनरेट करेंगे। ऐसी प्रोसेस कौन सी होती है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, अब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, हीट दी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिलीज हो रही है, बैकवर्ड में क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है। आप हीट दोगे, ठीक है, आपने हीट दी तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में आएगी, जिस डायरेक्शन में हीट कंज्यूम हो रही होगी। कंज्यूम कौन सी डायरेक्शन में हो रही है, बैकवर्ड में। तो रिएक्शन कहाँ आएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर आएगी। मीन इन सब्सटेंस की सोल्युबिलिटी क्या होगी, टेम्परेचर के साथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऐसे सब्सटेंस की सोल्युबिलिटी करो कैसे आएगी, इस प्रकार से आएगी। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, क्यों हुई, क्योंकि देयर डिजोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक एंड एज वी अप्लाई द लीस्टर प्रिंसिपल द रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड में जाएगी। ठीक है, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट निकल रही है, जब हमने हीट दी तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में हीट कंज्यूम हो रही होगी। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या है, कंज्यूम हो रही है। थर्ड क्या है कैटेगरी, उन सॉलिड जिनकी सोल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ क्या है, कांस्टेंट नहीं होती, डिक्रीज और इंक्रीज कंटिन्यूसली नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि थर्ड जो कैटेगरी इसके अंदर ऐसे सब्सटेंस जिनकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज कॉन्टिन्यूसली नहीं होती। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज कॉन्टिन्यूसली क्यों नहीं होती, देयर आर सम सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस है जब उनकी हीटिंग की जाती है, जब उनकी क्या की जाती है, हीटिंग की जाती है, दे विल कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कुछ सब्सटेंस है जब उनकी हीटिंग की जाती है तो एक फॉर्म से किस में चेंज हो जाते हैं, दूसरी फॉर्म में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इस वजह से उनकी जो सोल्युबिलिटी कर्व्स है वो क्या नहीं होती, कॉन्टिन्यूस नहीं होती। उनकी सोल्युबिलिटी कर्व्स में क्या होते हैं, ब्रेक्स होते हैं। वो ब्रेक्स क्यों होते हैं, क्योंकि जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होगा उस टेम्परेचर को कौन सा बोलेंगे हम, ट्रांजिशन टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर बोलेंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल Na2SO4 सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेटेड, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेटेड। जब टेम्परेचर को 32.4 डिग्री से ग्रेटर कर दिया जाता है तो क्या होगा, ये किस में चेंज हो जाता है, Na2SO4।
ये हाइड्रेटेड साल्ट है, ये अनहाइड्रस साल्ट है। अब क्या होता है जब इनकी सोलिबिलिटी कर्व्स देखेंगे तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इसकी सोलिबिलिटी क्या टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, 32.4 डिग्री के बाद क्या सोलिबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये एक फॉर्म है और ये क्या है, दूसरी फॉर्म है। ये मॉलिक्यूल, ये सब्सटेंस अपनी सोलिबिलिटी कर्व शो कर रहा है और ये क्या कर रहा है, अपनी सोलिबिलिटी कर्व को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार ये 3 कैटेगरीज है और ये 2 इफेक्ट आते हैं इनके। कौन कौन से इफेक्ट हमने पढ़े, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, लाइक डिजोल्व लाइक, और दूसरा इफेक्ट इसका पढ़ा हमने टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ा। नेक्स्ट है इसके अंदर सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। गैसेज क्या है, लिक्विड के अंदर सोल्यूबल होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ का जो सर्वाइवल है इसी वजह से है क्योंकि ऑक्सीजन वाटर के अंदर क्या होती है, डिजोल्व होती है, और उसी ऑक्सीजन का क्या करते हैं, जितना भी एक्वेटिक लाइफ है क्या करता है, यूज करता है। तो सोल्यूबिलिटी क्या होती है किसी भी गैस की, लिक्विड के अंदर क्या होगी, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस एट इन ए पार्टिकुलर लिक्विड इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ गैस इन ml, या फिर आप सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हैं, इन ml और सेंटीमीटर क्यूब, that can be dissolved in unit volume of a liquid to form a saturated solution at particular temperature। तो किसी भी गैस की सोल्यूबिलिटी क्या होगी, अमाउंट किस में मेजर करेंगे हम, ml या सेंटीमीटर क्यूब में, किसी भी गैस का अमाउंट जो यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट में डिजोल्व कर सके ताकि सॉल्यूशन कैसा बन जाए, हमारा कैसा बन जाए, सैचुरेटेड बन जाए। मीन मैक्सिमम अमाउंट किसी भी गैस की जो डिजोल्व की जा सके यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट के अंदर पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, उसको क्या कहेंगे हम, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस कहेंगे। ठीक है, इसको यूजुअली किस में हम लिखेंगे, अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट दिखा के रूप में लिख सकते हैं, या फिर सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस को क्या शो कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन की टर्म में लिखेंगे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या एक कंसंट्रेशन टर्म है। ठीक है, या अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट अल्फा, इस रूप में भी हम इसको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें कौन कौन से क्या है फैक्टर अफेक्ट करते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस को। ठीक है, फर्स्ट तो वही है नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, गैस और सॉल्वेंट का नेचर है। ठीक है, गैसेज लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, गैसेज लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये क्या है, लेस अमाउंट में डिजोल्व होती है किसके अंदर, H2O के अंदर। गैसेज लाइक अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, दे डिजोल्व मोर इन वाटर, ये वाटर के अंदर ज़्यादा डिजोल्व होती है। क्यों, इनकी सोल्यूबिलिटी वाटर में ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये गैसेज क्या कर लेती है, वाटर के साथ क्या करती है, केमिकली रिएक्ट करती है। अमोनिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इट विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड, कौन सा एसिड बनाती है, कार्बोनिक। ये क्या है, सोलवेंट के साथ ही रिएक्ट कर लेती है, इसलिए इनकी सोल्यूबिलिटी क्या है, वाटर के अंदर क्या है, ज़्यादा है। ये देखो नॉन पोलर हुई, तो वाटर क्या पोलर है, इसके अंदर क्या लेस सोल्यूबल है, किसके अंदर क्या है, लेस सोल्यूबल है, ये किसके अंदर, वाटर के अंदर। और इसके अंदर ये जो गैसेज है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दीज आर मोर सोल्यूबल इन इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल के अंदर क्या है, ज़्यादा सोल्यूबल है, बिकॉज वाटर इज ए पोलर, वाटर कैसा आपका पोलर है, ये गैसेज कैसी है, नॉन पोलर है, इसलिए क्या है, ये इथाइल एल्कोहल में ज़्यादा सोल्यूबल है। अमोनिया है, H2S है, ये वाटर के अंदर ज़्यादा सोल्यूबल है। क्यों, क्योंकि वाटर के साथ केमिकली क्या कर लेती है, रिएक्ट कर लेती है। सेकंड फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर क्या आपका, टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर इज व्हाट, टेम्परेचर।
देखो टेम्परेचर के साथ क्या होगा, मान लिया ये कोई आपका सॉल्यूशन है, इसमें क्या है, गैस प्लस सॉल्वेंट। जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, क्या बढ़ाया, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो गैस के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो ये क्या करेंगे, इस सरफेस को लीव कर देंगे, इस लिक्विड को क्या कर देंगे, लीव कर देंगे। मीन टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस की सोल्यूबिलिटी, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा गैस की सोल्यूबिलिटी क्या होगी, सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बिकॉज एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द सोल्यूट के जो मॉलिक्यूल है, गैस के जो मॉलिक्यूल, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, ये सरफेस को क्या कर दें, जो इनकी फोर्सेज है वो वीक हो जाएंगी और सरफेस को क्या कर देंगे, लीव कर देंगे। सेकंड हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सोल्यूट प्लस सोलवेंट दैट गिव्स बट सॉल्यूशन प्लस हीट। गैस का डिसोल्यूशन कैसी प्रोसेस है ये, इट इज आल्सो ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अभी हमने देखा एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो किस डायरेक्शन में आती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में आती है। बैकवर्ड का मतलब क्या है, देयर विल बी solubility ऑफ द गैस विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा solubility क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसी वजह से क्या है, जो एक्वेटिक लाइफ है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक्वेटिक लाइफ इज मोर कंफर्टेबल। मोर कंफर्टेबल किस में होता है, ये विंटर के अंदर, देन समर, देन समर। गर्मियों में क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन की अमाउंट वाटर के अंदर क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ऑक्सीजन की अमाउंट कम होगी तो एक्वेटिक लाइफ कंफर्टेबल नहीं होगा। विंटर में क्या है, टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन क्या होगी, की अमाउंट ज़्यादा होगी। ठीक है, तो उनको क्या है, ऊपर सरफेस पे नहीं आना पड़ेगा एक्वेटिक लाइफ को। जितने भी जलीय जीव है, जैसे स्पीसीज है, ठीक है, वो मोर कंफर्टेबल होती है किसमें, विंटर के अंदर, देन समर। अवेलेबिलिटी ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट है, देखो सॉलिड का जब हमने पढ़ा उसमें नहीं पढ़ा, क्योंकि सॉलिड क्या तो कंप्रेसिबल नहीं होते, इसलिए प्रेशर का इफेक्ट सॉलिड की सॉल्युबिलिटी के ऊपर कुछ नहीं पड़ता। परंतु गैसेज के केस में देखो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसके लिए हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं। एक क्या पढ़ते हैं, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, ये गैसेस के पार्टिकल हैं, इसके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर हमने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो गैस के पार्टिकल क्या करेंगे, सॉल्यूशन में जाएंगे, इंटर करेंगे। ठीक है, डिजोल्व होते जाएंगे, साथ में डिजोल्यूशन के बाद क्या है, डिजोल्यूशन के अपोजिट प्रोसेस भी चलता रहेगा। इसमें इक्विलिब्रियम पे क्या है, दोनों का डिजोल्यूशन का प्रोसेस और अनडिजोल्यूशन का प्रोसेस दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, जितनी अमाउंट है इसके अंदर गैस की क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। अब क्या करते हैं हम इसके अंदर, जैसे ही हम क्या करते हैं, अब इसमें प्रेशर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। प्रेशर को क्या करते हैं, बढ़ाएंगे। प्रेशर को क्या कर देंगे, जैसे ही प्रेशर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करते ही क्या होंगे, गैसेस के मॉलिक्यूल ज़्यादा क्या करने लगेंगे, सॉल्यूशन के अंदर इंटर करने लग जाएंगे। पहली सिचुएशन में क्या था, ठीक है, गैसेस के पार्टिकल यहाँ है, गैसेस के पार्टिकल क्या करते हैं, सॉल्यूशन के अंदर इंटर करते हैं और साथ में लीव कर रहे हैं। तो एक स्टेज ऐसी आएगी इक्विलिब्रियम पे, रेट ऑफ इंटरिंग एंड रेट ऑफ लिविंग दी गैस विल बी इक्वल। ठीक है, गैस के अंदर पार्टिकल का आना और गैस के पार्टिकल यहाँ से जाना, दोनों का रेट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और गैस की अमाउंट सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी इक्विलिब्रियम के ऊपर। अब हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ाते ही पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ गैस पार्टिकल क्या होंगे, इंक्रीज होंगे।
नंबर ऑफ पार्टिकल क्या करेंगे अब सॉल्यूशन के अंदर क्या है, ज़्यादा जाने लगेंगे। और कब तक जाते जाएंगे, जब तक नया इक्विलिब्रियम क्या नहीं होता, रीएस्टेब्लिश नहीं होता। ठीक है, तो हमने ये देख लिया, जब हमने प्रेशर बढ़ाया तो गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा एंटर कर गए किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। इसका क्वांटिटेटिवली इफेक्ट किसने पढ़ा था, सबसे पहले हेनरी ने पढ़ा था। ठीक है, और उन्होंने हेनरी क्या दिया था, एक लॉ दिया था, और ये लॉ क्या कहता है, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। देखो फर्स्ट सिचुएशन और सेकंड सिचुएशन में फ़र्क क्या है, यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, गैस के मॉलिक्यूल एंटर कर रहे थे, करते जाएंगे, एक स्टेज ऐसी आएगी जब क्या है, सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा। फिर हमने यदि प्रेशर बढ़ा दिया तो गैस के पार्टिकल क्या है, ज़्यादा एंटर करेंगे। जैसे प्रेशर इंक्रीज किया मीन गैस के पार्टिकल ज़्यादा एंटर करेंगे, मीन गैस की सोल्युबिलिटी बढ़ेगी किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। तो हेनरी ने क्या कहा था, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। मीन क्या हुआ है, मास ऑफ ए गैस dissolved in a liquid is directly proportional to pressure of a gas above the surface of liquid. Mass of a gas dissolved in a particular liquid is directly proportional to the pressure of the gas above the surface of liquid. गैस का जितना ज़्यादा प्रेशर होगा ऊपर सरफेस के लिक्विड के ऊपर, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, इसकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पे देखो W1 था, यहाँ पे W1 प्लस W2 हो गया। प्रेशर आपने बढ़ा दिया, प्रेशर को बढ़ाती सोल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसको हम दूसरी डेफिनेशन भी कह सकते हैं, सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस dissolved in a liquid at particular temperature is directly proportional to the pressure of a gas in equilibrium with liquid। ये गैस किसके साथ इक्विलिब्रियम में है, लिक्विड या सॉल्यूशन के साथ आपकी क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर है। ठीक है, तो इसकी सेकंड डेफिनेशन ये बन जाती है, क्या बन जाती है, मास ऑफ ए गैस या फिर सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस is directly solubility of a gas is directly directly proportional to pressure of a gas in equilibrium with solution और liquid। किसी भी गैस की सोल्युबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके प्रेशर के ऊपर। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा गैस का सॉल्यूशन के ऊपर, उतनी क्या होगी, उसकी ज़्यादा सोल्युबिलिटी होगी। तो हमने क्या लिखा था, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, m इज इक्वल टू k p, हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, k क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू गैस और सॉल्वेंट के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। और m क्या है, मास ऑफ ए गैस डिजोल्व हो गया, और p क्या, प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। ठीक है, अब देखो इसमें क्या रहा, उन्हीं दिनों डाल्टन क्या है, अपनी डिस्कवरी कर रहे थे। डाल्टन ने कहा यदि हम एक वेसल में 3 गैस लेते हैं, A, B और C, तो जो वेसल का टोटल प्रेशर होगा दैट इज इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC, वेयर PA PB PC क्या है, दीज आर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस। क्या है, पार्शियल प्रेशर। कौन सा प्रेशर, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस। पार्शियल प्रेशर क्या है, एक हाइपोथेटिकल प्रेशर है। यदि इतने वॉल्यूम में मान लो हमने के लिए ए गैस ले ली, और ये गैस जो प्रेशर लगाएगी उस प्रेशर को कौन सा कहेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। यदि हम बी गैस ले लें इतने वॉल्यूम में, वो जो प्रेशर लगाएगी वो कौन सा होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। इसलिए यदि तीनों गैस है इसके अंदर ए, बी और सी, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, दैट इज इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC। यदि मान लिया PA इज ग्रेटर देन PB इज ग्रेटर देन PC, तो किसी सॉल्वेंट के अंदर, किसी एक पार्टिकुलर सॉल्वेंट में इनकी सोल्युबिलिटी का ऑर्डर भी यही होगा, गैस ए ज़्यादा सोल्यूबल होगी क्योंकि इसका प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, फिर बी और फिर सी क्या है, ज़्यादा सोल्यूबल होगी। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन की टर्म में यदि हम लिखना चाहें, मोल फ्रैक्शन की टर्म में यदि हम इसको क्या करें, लिखना चाहें, तो XA
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए, एक्स ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए। सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे किस गैस का जो मोल फ्रैक्शन मीन सोल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, प्रेशर के ऊपर। प्रेशर ज़्यादा हुआ तो गैस की सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, मीन उसका मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एक्स ए किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू के, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को उठाएंगे तो नया कांस्टेंट आएगा के डैश इंटू पी ए, के डैश इंटू पी ए। ठीक है, अब यहाँ से आप पी ए किसके इक्वल आ जाता है, 1 ओवर के डैश इंटू एक्स ए, एंड दैट इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स ए। 1 ओवर के डैश किसके इक्वल आ गया हमारा, के एच के इक्वल आ जाता है। और के एच क्या है हमारा, हेनरी कांस्टेंट है, क्या है, दैट इज नोन एज व्हाट, हेनरी कांस्टेंट। ये मोल फ्रैक्शन की टर्म में पी ए इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स ए, किसकी टर्म में, ये मोल फ्रैक्शन की टर्म के अंदर है। ठीक है, अब इसके अंदर जब हम देखेंगे, यदि हम पी ए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ से देखो एक्स ए, यदि हम ग्राफ ड्रा करें एक्स ए में और पी ए में, तो क्या होगा, जैसे जैसे गैस का मान लो प्रेशर बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, तो कैसा करे ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ विल बी ऑब्जर्व्ड, स्ट्रेट लाइन ग्राफ विल बी ऑब्जर्व्ड। किस किस के बीच में, ये मोल फ्रैक्शन के बीच में और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस के बीच में क्या है, ये आपका ग्राफ है। इस कॉलम पे हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एक्स ए, यहाँ पे क्या लेंगे पी ए। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा उसकी सोल्युबिलिटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। नाउ फॉलोइंग रिजल्ट कैन बी ड्रॉन, ये रिजल्ट हम ड्रा कर सकते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहला क्या है, के एच किसका फंक्शन है, फर्स्ट क्या है, हेनरी कांस्टेंट, के एच इज व्हाट, के एच इज द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ के एच की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा क्या है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के एच, ग्रेटर दी वैल्यू ऑफ के एच लेसर इज द सोल्युबिलिटी, लेसर इज दी सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी क्या होगी, उतनी ही लेस होगी। कैसे, जैसे ध्यान से देखो आप, के एच ज़्यादा होगा तो के डैश की वैल्यू क्या होगी, लेस होगी, और के डैश लेस होगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस होगी। इस इक्वेशन से के एच ज़्यादा होगा तो के डैश कम होगा, के डैश कम होगा तो क्या, एक्स की वैल्यू क्या होगी, मोल फ्रैक्शन कम होगा। थर्ड क्या है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हम, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो के एच की वैल्यू बढ़ेगी, के एच की वैल्यू बढ़ेगी, मीन के एच की वैल्यू बढ़ेगी, के डैश घटेगा, के डैश घटेगा तो क्या है, एक्स की वैल्यू कम हो जाएगा, मीन टेम्परेचर के साथ सोल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसमें लिमिटेशन है हेनरी लॉ की। हेनरी लॉ क्या है, सिर्फ आइडियल जो गैसेज आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। मेन क्या है, कौन क्या होना कंडीशन है इसकी, लो आपका क्या होना चाहिए, प्रेशर और हाई टेम्परेचर होना चाहिए, उस पर क्या है अप्लाई होता है। सेकंड, जो गैसेज सॉल्वेंट के साथ केमिकली रिएक्ट करती है, जैसे NH3 प्लस H वाटर है, क्या बन जाएगा NH4OH, या CO2 प्लस H2O है, H2CO3 बन जाएगा। इस केसेज में क्या है हेनरी लॉ अप्लाई नहीं होता। जब क्या है आपके द गैस शुड डू नॉट गो अंडर केमिकल रिएक्शन इन द सॉल्वेंट, और गैस का क्या होना चाहिए, क्या एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो आपका क्या है, ये लॉ अप्लाई नहीं होता। जैसे HCl गैस है, HCl एक्वस के अंदर के डालेंगे तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो इस केस में आपका हेनरी लॉ अप्लाई नहीं होता। इस केस में क्या होगा, हेनरी लॉ अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अब हेनरी लॉ की क्या है एप्लीकेशंस है, हेनरी लॉ की क्या है एप्लीकेशंस। सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है, ये कार्बोनेटेड बीवरेज, कार्बोनेटेड बीवरेजेज बनाने में काम आता है। कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक हो गया, बियर हो गया, इनके बनाने में क्या काम, शैंपेन बनाने में काम आता है। क्या होता है इनमें, क्या है इनकी बोटल्स को क्या है हाई प्रेशर के अंदर सील कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, हाई प्रेशर के अंदर सील कर दिया जाता है। तो यहाँ पे गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा तो सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, गैस की ज़्यादा होगी। तो जब हम बोतल को ओपन करते हैं, क्या करते हैं, ओपन करते हैं,
तो प्रेशर किसके बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। मीन गैस का प्रेशर क्या हो जाता है यहाँ पे कम, तो जो गैस डिजोल्ड है वो कहाँ आएगी, आपकी बाहर आएगी, मीन बबल्स पैदा हो जाएंगे। समझ में आई बात इतनी है। अंडर हाई प्रेशर सील करेंगे, हाई प्रेशर सील करेंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। जब इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। क्यों, ओपन करती प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होती गैस जो डिजोल्ड थी वो बाहर आएगी। सेकंड क्या है, इन दी फंक्शन ऑफ लंग्स, इन फंक्शन ऑफ लंग्स, हम जब सांस लेते हैं, ठीक है, सांस के साथ O2 भी जाती है और CO2 भी जाती है, परंतु लंग्स में क्या है, O2 का क्या है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसकी वजह से ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी, तो ऑक्सीजन ब्लड के साथ सेल्स के अंदर चले जाएगी। सेल में क्या होगा, अपोजिट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की सोल्युबिलिटी ब्लड में ज़्यादा होगी, तो वापस वो लंग्स पे आएगी। लंग्स में फिर क्या होगा, ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी ज़्यादा, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, ऑक्सीजन चली जाएगी, ये सर्कल चलता रहेगा। थर्ड इसमें जो है, जो हाई एटीट्यूड पे रहते हैं लोग, उनको एक डिजीज हो जाती है जिनको बोला जाता है एनोक्सिया। क्यों, हाई एटीट्यूड पे जो ऊंचाई पे जो रहेंगे, प्रेशर क्या है, कम है, प्रेशर कम होगा तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है, ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, तो इसलिए वो वीकनेस फील करते हैं ऊपर, ठीक है, क्या होगी, वीकनेस फील होगी। किस वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इन डीप सा डाइविंग, जो गोताखोर होते हैं, ठीक है, पीछे सिलेंडर रखे होते हैं, उनके भी क्या होते हैं पीछे, जैसे जैसे गोताखोर नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर के साथ क्या गैसेज की सोल्युबिलिटी बढ़ती है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन गैस है, उसमें ऑक्सीजन तो ब्लड के अंदर डिजोल्व होगी, तो जो मेटाबॉलिक प्रोसेस उनके लिए यूज हो जाएगी, परंतु जो नाइट्रोजन है ये ब्लड के अंदर क्या फॉर्म कर लेती है, बबल्स फॉर्म करेगी। क्या फॉर्म करेगी, ब्लड के अंदर बबल्स फॉर्म करना शुरू कर देती हैं, जो नर्व इम्पल्स को क्या करते हैं, रोकते हैं। जो हमारे बॉडी के अंदर नर्व इम्पल्स होती है उनको क्या करते हैं, रोकते हैं, तो बैंड्स फॉर्म करने लग जाती है। इसको क्या बोलते हैं, डिकम्प्रेशन सिकनेस या बैंड्स। क्या होगा, जैसे जैसे गोताखोर नीचे जाएगा प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर के साथ गैसेज की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो ऑक्सीजन की तो चलो बढ़ जाएगी, कोई नहीं, ये तो यूज हो जाती है, परंतु नाइट्रोजन ब्लड में बबल बनाएगी तो बैंड्स फॉर्म करने लग जाती है, इसलिए नाइट्रोजन टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो सिलेंडर में नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को कम कर दिया जाता है, इसीलिए नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो आज हमने ये पढ़ा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ा। होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे इस नंबर पे 9466234687। यदि कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को तो इस पे व्हाट्सअप करके अपनी क्यूरीज आस्क कर सकता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।